साल है 2026। अमेरिका और ईरान, इनके दरमियान एक छोटी सी चिंगारी ऐसी आग भड़का देती है जो शायद पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले ले। आज हम इसी फर्जी लेकिन इंतहाई, और ये कहना गलत नहीं होगा कि इंतहाई खतरनाक मंजरनामे पर बात करेंगे। आइए देखते हैं कि आखिर दुनिया इस तबाही के इतने करीब पहुंची कैसे। चलिए शुरुआत करते हैं उस सबसे ड्रामेटिक लम्हे से। तारीख है 7 अप्रैल 2026। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ चंद अल्फाज लिखते हैं, आज एक पूरी तहजीब खत्म हो जाएगी, ऐसी तहजीब जो फिर कभी वापस नहीं आएगी। समझ लीजिए ये कोई मामूली पैगाम नहीं था, ये एक ऐसी धमकी थी जिसने सारी दुनिया में हलचल मचा दी। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? हमारा पहला हिस्सा, जंग के दहाने पर। देखिए, सूरत हाल उस वक्त बिगड़ी जब ट्रंप ने ईरान को आबनाए हॉर्मुज़ के मामले पर सीधा सीधा एक आखिरी मोहलत दे दी। 7 अप्रैल का दिन वाक़यात इतनी तेजी से बदले कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। दिन शुरू हुआ ट्रंप की उस तहजीब खत्म करने वाली धमकी से। फिर कुछ ही घंटों के अंदर पूरी दुनिया में एम्बेसीज अपने लोगों को कहने लगी कि भाई महफूज जगह ढूंढ लो। डेडलाइन करीब आई तो अमेरिका ने ईरान के सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल टर्मिनल खर्ग आइलैंड पर हमला कर दिया। अब तो लग रहा था कि बस जंग शुरू हो गई, लेकिन फिर डेडलाइन खत्म होने से सिर्फ 90 मिनट पहले अचानक 2 हफ्ते की सीज फायर का ऐलान हो गया। एकदम आखिरी लम्हे पर दुनिया ने जैसे सुकून का सांस लिया हो। अच्छा, जंगबंदी तो हो गई, लेकिन उससे पहले जो 50 दिन गुजरे हैं उनमें कितनी तबाही हो चुकी थी। चलिए अब जरा इस जंग की कीमत पर नजर डालते हैं, इंसानी जानों की भी और माहौल की भी। 4000 से भी ज्यादा, जी हाँ, 50 दिन से कुछ ऊपर की इस लड़ाई में ईरान, लेबनान, इजराइल और अमेरिका, इन सब मुल्कों में मिलाकर 4000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे हजारों तबाहशुदा खानदान हैं। और फिर बात आती है इस जंग के सबसे खौफनाक पहलू की। वो था ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला। सोच के देखिए, बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो ईरान का इकलौता चलता हुआ प्लांट है, उसके बिल्कुल करीब 4 बम गिराए गए। तो सवाल ये है कि अगर खुदा न खास्ता ये बम सीधा प्लांट पर लगते तो क्या होता? इसका जवाब वैसे कतर के वजीर आजम ने 1 साल पहले ही दे दिया था। उन्होंने साफ साफ कहा था ये पूरा इलाका तबाह हो जाएगा, न पानी बचेगा, न मछलियाँ, कुछ भी नहीं। अब हम आते हैं इस कहानी के एक ऐसे हिस्से पर जो किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं, एक ऐसी कहानी जिसने अमेरिकन एयरफोर्स के गलबे के दावे पर एक सवालिया निशान लगा दिया। जी, ये कहानी है एक गिराए गए अमेरिकन F-15E फाइटर जेट की। ये मिशन पूरे 24 घंटे चला। हुआ ये कि 3 अप्रैल को एक F-15E ईरान में मार गिराया गया। उसके दोनों क्रू मेंबर्स ने इजेक्ट तो कर लिया, पायलट तो जल्दी रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन दूसरा अफसर वो गायब हो गया। अगले 24 घंटे तक वो अफसर अकेले दुश्मन इलाके में जिंदा रहने की जंग लड़ता रहा। 7000 फीट की बुलंदी तक पहाड़ पर चढ़ा और फिर जाकर एक रेडियो सिग्नल भेजा, और बस यहाँ से अमेरिका ने अपना एक तारीखी रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। उस एयरमैन ने जो पैगाम भेजा वो सिर्फ 3 लफ्ज़ों का था, गॉड इज़ गुड, यानी खुदा अच्छा है। लेकिन अमेरिकन कमांड परेशान थी। क्या ये पैगाम वाकई उनके एयरमैन का था, या फिर ये ईरानी फोर्सेस का कोई जाल था उनकी रेस्क्यू टीम को फंसाने के लिए? यही वो सवाल था जिस पर सब कुछ टिका हुआ था। ये रेस्क्यू ऑपरेशन वाकई एक मिसाल था। स्टेप बाय स्टेप देखिए। पहले CIA ने अफवाह फैला दी कि दोनों लोग बचा लिए गए हैं। इसका मकसद ईरान को बहकाना ताकि वो अपनी तलाश रोक दें। फिर उन्होंने उस एयरमैन की बिल्कुल सही लोकेशन पहाड़ पर ढूंढ निकाली। इसके बाद सैकड़ों डेल्टा फोर्स और नेवी सील्स ईरान के अंदर घुस गए, और आखिर में अमेरिकन जेट्स ने रास्ता साफ करने के लिए उस इलाके पर जबरदस्त हमला किया और शदीद फायरिंग के बीच से उस एयरमैन को निकाल लाए। अच्छा, फौजी कार्रवाई तो अपनी जगह, लेकिन पर्दे के पीछे अमन के लिए भी भागदौड़ चल रही थी। अब जरा उन कोशिशों पर नजर डालते हैं जो बहुत ही पेचीदा और गैर यकीनी थी। और फिर मंजर पर एक ऐसे मुल्क की एंट्री हुई जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। जी हाँ, पाकिस्तान। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने अपने आर्मी चीफ और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो डायरेक्ट लाइन थी उसे इस्तेमाल किया और अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी करवाकर उस 2 हफ्ते की जंगबंदी का ऐलान करवा दिया। लेकिन ये जंगबंदी शुरू होते ही खतरे में पड़ गई। कैसे? अगले ही दिन इजराइल ने लेबनान पर 100 से ज्यादा हमले कर दिए, जिसमें 300 लोग मारे गए। इजरायली वजीर आजम ने कहा कि भाई लेबनान तो इस डील का हिस्सा था ही नहीं।
حیران کی بات یہ ہے کہ امریکہ نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ اس پر ایران نے فوراً الزام لگایا کہ امریکہ اپنے دوست اسرائیل کے ذریعے اصل میں جنگ جاری رکھ رہا ہے۔ تو جب اسلام آباد میں 21 گھنٹے تک بات چیت ہوئی وہ بھی ناکام ہو گئی، اور ناکامی کی وجہ کیا تھی؟ بالکل سمپل سا اختلاف۔ امریکہ کا مطالبہ تھا کہ ایران 20 سال کے لیے اپنی ساری نیوکلیئر ایکٹیویٹیز بند کر دے، جبکہ ایران کہہ رہا تھا کہ وہ یہ صرف اور صرف 5 سال کے لیے کرے گا، اور بس اسی پر بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ تو جب بات چیت ناکام ہوئی تو جنگ کا میدان اب بدل گیا۔ اصل لڑائی سے اب معاشی لڑائی شروع ہو گئی، اور اس کا مرکز بنا ابنائے ہرمز، دنیا کی سب سے اہم سمندری گزارگاہوں میں سے ایک۔ اور اس سے ایک عجیب صورتحال پیدا ہوئی جسے ڈبل بلاکیڈ کہا گیا، یعنی دوہری ناکہ بندی۔ اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں۔ ایک طرف ایران نے آب ہرمز سے آئل کا گزرنا بند کر دیا تھا، اور دوسری طرف امریکن نیوی نے ایران کی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کر دی تاکہ وہاں کوئی سامان نہ آ سکے، یہاں تک کہ چائنا سے بھی نہیں۔ پھر آیا 17 اپریل کا دن، اور ایران نے سب کو حیران کر دیا۔ اچانک سے اعلان کر دیا کہ آبنائے ہرمز بالکل کھلا ہے، جو چاہے گزر سکتا ہے۔ اس خبر کے آتے ہی مارکیٹ میں جیسے بہار آ گئی، اور آئل کی قیمتیں فوراً 10% نیچے آ گئیں۔ لیکن یہ خوشی صرف ایک دن کی تھی۔ اگلے ہی دن 18 اپریل کو ایران نے زبردست یو ٹرن لے لیا، آبنائے ہرمز کو پھر سے بند کر دیا۔ صرف بند ہی نہیں کیا بلکہ وہاں سے گزرنے والے کارگو جہازوں پر فائرنگ بھی شروع کر دی، جن میں کچھ انڈین جہاز بھی تھے۔ اس سے جو غیر یقینی اور افراتفری پھیلی اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کہانی کے آخری حصے پر، ایک غیر مستحکم مستقبل۔ صورتحال اب انتہائی نازک ہے، کیونکہ 22 اپریل کو وہ 2 ہفتے کی جنگ بندی کی ڈیڈ لائن ختم ہونے والی ہے۔ تو آخری صورتحال کیا ہے دیکھیے۔ اسرائیل اور لیبنان کے درمیان تو امریکہ نے 10 دن کی ایک نازک سی جنگ بندی کروا دی ہے، لیکن اصل ٹائمر تو دوسرا چل رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کے بیچ 2 ہفتے کی جنگ بندی 22 اپریل کو ختم ہو رہی ہے، اور اگر کوئی ڈیل نہیں ہوئی تو جنگ کا دوبارہ شروع ہونا سمجھ لیں کہ لگ بھگ طے ہے۔ اور یہاں آ کر ہم اس کہانی کے سب سے اہم اور سب سے بڑے سوال پر رکتے ہیں۔ چلیے ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کسی ڈیل پر راضی ہو بھی جاتے ہیں، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے، کیا ان کا سب سے بڑا اتحادی اسرائیل اس ڈیل کو قبول کرے گا؟ اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس خطے میں امن صرف 2 ملکوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا،